नमस्कार, एवन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। 2026 में निकाय चुनाव का जो बिगुल है पूरी तरीके से बज चुका है। आज की अगर मैं बात करूं तो आज नगर परिषद और नगर पालिका में सभापति, चेयरमैन और महापौर की जो लॉटरी है वो भी निकली है। ओबीसी वर्ग से जो चेयरमैन है वो भिवाड़ी के लिए जो लॉटरी में आरक्षित जो होकर के निकल करके आया है वो ये जानकारी है। इसी संबंध में वार्ड परिक्रमा के बाद आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 2 के निवर्तमान पार्षद अमित नाहटा जी के पास में। अमित नाहटा जी से इस संबंध में हम बात करके जानेंगे कि क्या उन्होंने अपने कार्यकाल 5 साल और 5 साल पूरे होने के बाद में करीब 1.5 से 2 साल का जो समय है वो हो चला है और वन नेशन वन इलेक्शन के चलते जो चुनाव वो डिले हुए। इस दौरान वार्ड नंबर 2 में कितने काम कराए गए, कितने काम वो हुए जो मील का पत्थर साबित हो सके। यहाँ ये भी सबसे बड़ा रोचक विषय है कि नगर परिषद भिवाड़ी में अगर सबसे बड़ा वार्ड है तो वार्ड नंबर 2 समथिंग 2000 या 2500 से शायद ऊपर ही, मेरे हिसाब से शायद अगर मैं ठीक हूँ तो वोटर्स हैं। 2500 वोटर्स पर लगभग ग्रामीण क्षेत्र में एक सरपंच चुना जाता है। तो यहाँ वार्ड पार्षद भी ये समझिए कि ग्राम पंचायत में पंचायत स्तर पर सरपंच जैसे यहाँ एक चुनाव रहेगा। एक वार्ड जो है जिसमें 362 वोट हैं मात्र, वार्ड नंबर 51, और एक 2500 से ऊपर वोट हैं वार्ड नंबर 2। बात करेंगे नाहटा जी से। नाहटा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। और 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, 2 साल ऊपर हो चुके हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी करीब 1.5 से 2 साल पहले समाप्त हो चुकी थी, लेकिन कितने आप लोगों के साथ रहे और आपके जो वार्ड की व्यवस्थाएं वो कुछ और हैं, बाकी ग्रामीण क्षेत्र वाले नगर परिषद के क्षेत्र के वार्डों से कुछ अलग है, जुदा है, लेकिन वहाँ की अपनी परिस्थितियाँ हैं, अपनी व्यवस्थाएँ और अपनी समस्याएँ हैं। उनको लेकर कितने लोगों के आपने जो काम है वो किए और कितने लोग आज भी आपके साथ संतुष्ट हैं? आपके रिपोर्ट कार्ड के रूप में अगर हम बात करें तो क्या वो जानकारी जो आपने जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुँचाया और काम हुए? पहले तो बहुत बहुत आभार एवन इंडिया का, जो आप पूरे वार्ड के अंदर भ्रमण करके वार्ड की रिपोर्टें ले रहे हैं। और मैंने देखा है कि कई जगह आपने बहुत अंदर तक जाके भी रिपोर्टें ली हैं। तो ऐसा वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 2 का आपने सही कहा कि मेरे वार्ड के अंदर आज के टाइम में सबसे ज़्यादा वोट है भिवाड़ी नगर परिषद में। 2558 वोट अभी है और एंड फाइनल रिज़ल्ट अभी आना बाकी है। कुछ ऐड भी हो रहे हैं, कुछ डिलीशन भी हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से संभावित 2500 से ऊपर ही वोट जाएंगे। अब रही बात, आप कह रहे हो कि कामकाज की, तो देखिए कामकाज के लिए आप मेरे पास आए हो, मैं तो आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे मुंह से मेरा काम सुने। मैं चाहता हूं कि आप जैसे ग्रामीणों में भ्रमण कर रहे हो, आप हमारे वार्ड में भी भ्रमण करें। हमारी सोसाइटियां हैं सारी, लगभग 7 से 8 सोसाइटी है। आशियाना बगीचा से लेकर टेरा, जेनेसिस और वी स्क्वायर मॉल तक आप जाइए, आप मेरे नाम के बारे में पूछिए। अगर आपको लगता है, अगर लोगों को लगता है कि मैंने काम किया, तो उनसे आप जवाब लीजिए, ना कि मेरे से आप जवाब लीजिए कि मैंने क्या काम किया और क्या काम नहीं किया। बिल्कुल, ये बहुत समझदारी भरा विषय है और इनका जो जवाब है वाकई, क्योंकि हर आदमी अपने काम को अच्छा बताता है, ये बहुत अच्छी बात है। वार्ड परिक्रमा के माध्यम से हम वार्डों का सूरत हाल दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रयास करेंगे कि वार्ड नंबर 2 में भी पहुँचे हैं। वार्ड नंबर 2 में जो सोसाइटियाँ लगती है उस क्षेत्र में सबसे बड़ा नाहटा जी एक विवाद रहा। बहुत सारी सोसाइटियों में RWA को लेकर के विवाद रहे। कई सोसाइटियां तो आज भी ऐसी है जो RWA का जो मामला है वो विवादास्पद है, और कहीं 2 RWA है, अपने आप को सब स्वयंभू बताते हैं, कोई अपने आप को मजबूत बताता है, स्वयंभू RWAs हैं। किसी के पक्ष में कोई है, किसी के पक्ष में कोई है। ऐसी परिस्थिति में आपको, क्योंकि आप नेतृत्व कर रहे थे वार्ड नंबर 2 का, वार्ड नंबर 2 के तहत वो सोसाइटियां लगभग आती हैं, ये समस्या आपको कितनी बड़ी परेशान करने वाली रही? क्योंकि आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं चल सकते थे, आपके लिए सभी हैं तो अपने हैं, और अगर नहीं है तो फिर कोई नहीं है। ये समस्या आपके लिए कितनी बड़ी रही? देखिए, ये पूरे भिवाड़ी की ही समस्या है, बिल्डर वर्सेस जो आदमी आज ओनर्स हैं उनके लिए। आज मैं आपको बात करूं कि RWA चलाना चाहिए, क्यों चलाना चाहिए। आज हमारा मकान है, हम उसका 4,500-5 हज़ार रुपये किराया दे रहे हैं। एक खुद का मकान होते हुए हम किराया दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम जो पैसा देते हैं उसकी हमारी भरपूर हमें सर्विसेज सही तरीके से मिले। जहाँ तक मेरे वार्ड की बात है, आप मेरे वार्ड के अंदर में एक BDI सोसाइटी ऐसी है अभी फ़िलहाल, जिसका हैंडओवर अभी नहीं हुआ है, और
मोहन बाबा की कृपा से मेरे हिसाब से कानूनी प्रक्रिया इतनी आगे तक बढ़ चुकी है और कलेक्टर साहब के अधीन है ये, तो मेरे हिसाब से बीडीआई का भी बहुत अच्छा फैसला आने वाला है। आने वाले दिनों में हो सकता है 5-7 दिन में कभी भी फैसला आ जाए। तो मेरे वार्ड के अंदर में सारी सोसाइटियाँ जितनी भी है सब कंट्रोल्ड बाई आरडब्ल्यूए है, एक्सेप्ट बीडीआई, जिसका हम अंदेशा यही लगा रहे हैं कि हमारे पक्ष में 100% ये फैसला आएगा कि बिल्डर को हैंडओवर आरडब्ल्यूए को करना पड़ेगा। नाटा जी, एक सबसे बड़ा विवाद ये भी है कि जो नगर परिषद के क्षेत्राधिकार में जो कार्य होते हैं, जो लगभग एक पार्षद के लेवल की मैं बात करूं तो वो सफाई व्यवस्था है और नाली की व्यवस्था है, रास्तों की व्यवस्था, यही आता है। लेकिन जो सोसाइटियां हैं आपके क्षेत्र में, सोसाइटियों में तो लगभग लोग अपना मेंटेनेंस के रूप में पैसा देते हैं और व्यवस्था लेते हैं। तो क्या लगता है आपको, ऐसे कौन से काम हैं जो नगर परिषद क्षेत्राधिकार के बच जाते हैं बिल्डर वर्सेज रेजिडेंट के झगड़े को छोड़ करके? तो ये कितना बड़ा एक अपने आप में एक जद्दोजहद का विषय है कि अगर वार्ड पार्षद कराए तो क्या कराए, अगर कराए तो फिर इनके जो वार्ड माफ़ कीजिएगा बिल्डर वर्सेज जो रेजिडेंट जो एक आरडब्ल्यूए का विवाद है यही बच जाता है। लगभग मैंने देखा है बहुत सारी जगह आप प्रोटेस्ट में आप सामने दिखाई दिए हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा वार्ड, इतनी जद्दोजहद, इस व्यवस्था को कैसे देखते हैं? क्योंकि ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, ये बहुत रोमांचक आपने सवाल किया है और फंसाने वाला सवाल है। देखिए, आप ऐसा नहीं कह सकते कि वार्ड में कोई काम नहीं है। आज मैं आपको बताऊं, सफाई व्यवस्था की बात है तो अपने नगर परिषद की अपने लगा रखी है टीमें। पहले क्या होता था कि हम लोग प्राइवेट ट्रैक्टर्स हायर करते थे, वो ट्रैक्टर क्या करते थे, उठाते थे, पैसे भी फालतू लेते थे और वो कचरा कहाँ फेंकते थे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो नगर परिषद के थ्रू आज हमने उस काम को कराया है, वो पैसा भी हमारा कम लग रहा है और सुनिश्चित जगह पर ही वो कचरा जा रहा है। रही बात आप कह रहे हो नालियों और के, तो ये अपने सोसाइटियों के अंदर में आपको पता है कि ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। हाँ, बाकी काम जो आप कहते हो कि मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि मैंने अपने वार्ड के अंदर में मैंने क्या किया क्या नहीं किया, मैंने आपको बताया कि वो आप जनता से पूछिए, मेरे वार्ड वासियों को पूछिए, मेरे माताओं को पूछिए, बच्चों को पूछिए, लेकिन मेरे को आप मत पूछें इस बात के बारे में। मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि मैं अगर उनके साथ खड़ा हूँ, दुख के साथ अगर खड़ा हूँ, खुशियाँ में तो दुनिया खड़ी होती है, दुख के साथ अगर मैं उनके साथ खड़ा हूँ तो मेरे लिए उससे बड़ी जीत नहीं हो सकती। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि अगर भले में कोई शायद पहुंच पाए ना पाए, लेकिन अगर कोई आदमी परेशानी में हो, बुरे वक्त में हो, उसके साथ अगर उसका जनप्रतिनिधि खड़ा हो तो अपने आप में वो एक समय अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करता है। नाटा साहब, अगर आपके वार्ड में जल भराव की समस्या की अगर बात ना हो तो शायद मुझे लगता है कि आपका जो इंटरव्यू वो अधूरा है। जो सोसाइटियां हैं आशियाना वगैरह, उनमें जल भराव की समस्या पिछले समय में बहुत बड़े स्तर पर रही, आज भी वो वहीं की वहीं है। इस समस्या को कैसे देखते हैं कि ये समस्या जब भी सामने आई तो लोगों ने कहीं ना कहीं आपको भी याद किया, ये समस्या आपको कितना परेशान करने वाली थी? क्योंकि केंद्र के स्तर पर भी ये जो समस्या है एक बहुत बड़े स्तर पर जो है उठाई जा चुकी है, केंद्रीय मंत्रियों ने भी इस संबंध में बातचीत की, लेकिन आज तक समाधान नहीं हो पाया है। तो लोग जब आपसे सीधा सवाल करते हैं तो इस समस्या को आप कितना परेशान करने वाले रूप में देखते हैं? देखिए, अपन राजनीति के हिसाब से कोई बात ना करें, ये दिल झंझोड़ने वाली बात है। जो मुझे याद है 2 साल 3 साल पहले आशियाना बगीचे के अंदर पानी भरा था और हमारा इतना इतना पानी भरा था, बच्चे, लाइटें थी नहीं, बच्चे पानी के लिए भी तरस रहे थे। वो मंजर अगर हम देखते हैं तो मेरे रोंगटे आज भी खड़े होते हैं। लेकिन मैं आशियाना की टीम को, आशियाना के मेंबरों को, आशियाना के जितने रेजिडेंट हैं उनको इतना साधुवाद देता हूँ कि आज के टाइम में हमारी 3-4 सीज़न निकल चुकी है, हमारे आशियाना बगीचे में पानी नहीं भरता। रही बात आपकी समस्या कैसे, इसका मेरे पे सब सवाल करते हैं, किसी आप हो कि उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती है तो वो सवाल करते हैं कि भाई आप पानी का कैसी व्यवस्था है। तो पानी का सरकारी स्तर से व्यवस्था है, ये आपको भी पता है कि आपने अभी खुद ने कहा कि हमारी तीनों जगह सरकार है और सरकार के बाद ये जो फैसला हो रहा है और ये जो समाधान हो रहा है ये 100% पक्का समाधान होगा, ना कि स्थायी समाधान हो कि किसी को भाई वापस हरियाणा में खोल दिया, नाला खोल दिया, तो वो बेचारे, वो भी इंसान है, वो भी हमारी तरह ही लोग हैं, वो भी परेशान होते हैं। तो इसका स्थायी समाधान मिल चुका है और एक्सपेक्टेड है कि लगभग 2000 अगली सीज़न से अगला सीज़न तो मुझे लगता नहीं है कि हो पाएगा, क्योंकि नाले भी बन रहे हैं, सारी चीज़ें बन रही है। तो अगले सीज़न के बाद 1 साल के अंदर, 1 से सवा साल के अंदर इसका स्थायी समाधान हो जाएगा। जो आज हम जो स्थिति देख रहे हैं भिवाड़ी की, कि एक नक्शे के अंदर आता है कि भिवाड़ी में हम नौका भी चला ले, कई बातें होती है, लेकिन आने वाले टाइम में 1 से 1.5 साल के अंदर आप देखोगे कि जो हमारा अलवर बाईपास है
ये आपको इतना खूबसूरत नज़र आएगा जिसका अपन सोच भी नहीं सकते। आज ठीक है हमारी परेशानी है तो हम सुनते हैं, हम क्योंकि सरकार में हैं, उनकी अपेक्षाएं हैं तो हमें सुनना पड़ता है सबकी। और लेकिन आपके माध्यम से ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि 1 से 1.5 साल के अंदर हमारी अलवर बाईपास की सूरत बदलने वाली है। और ये 100% मैं मतलब अपने मन की बात और अपनी सोच की बात बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है, व्यवस्था में जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि है, उम्मीद की जा सकती है और उम्मीद ये भी की जा सकती है कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। आज इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो हो सकता है कोई दिन ऐसा भी आएगा जो हम बहुत अच्छी जो सड़कें देखेंगे, बहुत अच्छा हाईवे देखेंगे, बहुत अच्छा माहौल देखेंगे, क्योंकि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। ये एक व्यवस्था है, एक प्रक्रिया है। नाडा साहब, आपके क्षेत्र में एक नया विवाद आया है जो लोगों को बड़ा परेशान कर रहा है। लोग दौड़ धूप कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, क्योंकि ले देकर इंसान के पास एक मताधिकार का ही जो है जो अधिकार बचता है। बहुत स्तर पर लोगों के वोट इधर से उधर हुए हैं। कुछ के लोग कुछ वोटों को तो डिलीट कर दिया गया है। अब वो कहाँ जुड़े हैं बहुत लोगों को नहीं पता। कुछ लोगों को ये जानकारी है कि उनका वोट कहाँ है, उन्होंने जब तलाशा तो उनको कहीं ऐसी जगह मिला जहाँ उनका कुछ लेना देना ही नहीं है। अब की बार सोसाइटियों में जो ये उठा पटक हुई है, इससे रिजल्ट को कितना प्रभावित होते आप देख रहे हैं? देखिए ये सब बातें प्रभावित मैं नहीं मानता, प्रभावित जनता बहुत समझदार हैं। और हाँ ठीक है, सबसे बड़ी परेशानी के विषय ये है कि मेरा वोट कहाँ है मुझे ये पता नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे जो पार्षद प्रतिनिधि है जो लड़ना चाहते हैं उनके पास वोटर लिस्ट होगी, वो आएँ, उनको बताएं कि भाई आपका वोट मेरे वार्ड में आ गए, आप आके अपना मतदान का इस्तेमाल करें। वोट किसको देना है वो उनका अधिकार है, लेकिन आप आके उनको बताएं। अगर किसी को ऐसा लगता है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बाईपास के अंदर में अगर किसी सोसाइटी वाले का आपको लगता है कि ये वोट मुझे नहीं पता है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ। और ये मेरे सोसाइटी के अंदर, मेरे वार्ड के अंदर भी मैं आपको बता दूँ लगभग 350-400 वोट ऐसे हैं जो मेरे वार्ड के अंदर भी आए हैं। तो मैं भी उनको ढूंढ रहा हूँ और उनको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि भाई आपका वोट मेरे वार्ड में है, आपका देना नहीं देना वो आपकी इच्छा है, आपका अधिकार है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वोट कहाँ है, जो आदमी परेशान हो रहा है। तो मैं सबको आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी प्रतिनिधि है वो ढूंढे। आप भाई वोटर लिस्ट आप देखेंगे ही, चेक करेंगे तो आपको उनको ढूंढना है, उनको बताना है कि जी आप परेशान ना हो, आपका वोट यहाँ है, वार्ड नंबर 5 में है, 4 में है, 3 में है, 2 में है, 1 में है, और उनको बताएं ताकि जनता परेशान ना हो। रही बात ये जो हुई है, ये कैसे हुई है, क्यों हुई है, ये एक सोच का विषय है, अपने को इसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। फ़िलहाल हमारे को यही करना चाहिए कि जितने भी सोसाइटी वासी है जो अपने ढूंढ रहे हैं उनको हम बताएं कि भाई आपके वोट मेरे वार्ड में आ गए, आपके वोट इधर आ गए, ताकि वो शांतिपूर्वक अपना जो मतदान का जो अधिकार है वो इस्तेमाल कर सके। नाटक जी, लॉटरी की प्रक्रिया आज संपन्न हो चुकी है। ओबीसी वर्ग का जो सभापति है वो चुना जाएगा भिवाड़ी में। आप व्यापारी हैं, आप समाज सेवी हैं, आप राजनीति में भी हैं। मैं शायद ये समझता हूँ कि आप जिस वर्ग से भी आते हैं, क्योंकि अलग अलग वर्गों की मैंने बात की, समाज सेवा का क्षेत्र मैंने बातचीत की और व्यापार वर्ग की मैंने बातचीत की और राजनीति की बातचीत की। जिस प्रक्रिया से सभापति के चुनाव होना बताए जा रहे हैं, अब तक जो जानकारी निकल करके आई है कि पार्षद चुनेंगे चेयरमैन, इस प्रक्रिया को कैसे देखते हैं? क्या ये प्रक्रिया अमित नाहटा की नज़र में सही है? क्या इसको भ्रष्टाचार का अड्डा मानते हैं, या ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं विकास के रास्ते खुलते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आम आदमी को अपना चेयरमैन चुनने का अधिकार मिलना चाहिए? इसको कैसे देखते हैं? बड़ा सवाल है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मेरा जवाब यही है कि जनता को चुनना चाहिए। अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि पार्षद चुनेंगे, ये अपन अनुमान ही लगा रहे हैं कि भाई हम पार्षद ही चुनेंगे। ये मंत्री जी का एक बयान आया था कि ये जो व्यवस्था अभी चली आ रही वो ही रहेगी, खर्रा साहब का एक बयान था। देखिए बयान दिया है उन्होंने, उससे पहले भी उनका एक बयान आप देखोगे तो डायरेक्ट का भी आया था। तो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, जब तक हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन आपका जो सवाल है बहुत शानदार सवाल है। मेरा भी मानना यही है कि जनता डायरेक्ट चेयरमैन को चुने। उससे क्या है कि आज चेयरमैन सपोज करो कि पार्षद चुनते हैं, तो जिसको वो चेयरमैन चुनेंगे वो एक वार्ड से जीत के आता है, तो उसके वार्ड के लोग ही उसको जानेंगे, उसका अटैचमेंट उसी वार्ड से ज़्यादा होगा। और जैसे ही जनता उसको चूज़ करेगी तो हर के पास वो जाएंगे वोट मांगने।
जैसे ही वोट मांगने जाएंगे उनको ये पता रहेगा कि ये हमारी कमियां हैं, उन्होंने अपनी कमियां भी बतानी है कि साहब हमारे यहाँ ये है, तो वो कुछ ना कुछ आश्वासन वहाँ भी देंगे कि भाई उनको पता रहेगा कि इस सोसाइटी में ये कमी है, इस वार्ड में ये कमी है, इस वार्ड में ये कमी है। तो जब वो चेयरमैन बनेगा तो जब हम वार्ड वाले अप्रोच करेंगे तो उनको ध्यान में रहेगा कि हाँ इस जगह पे ये प्रॉब्लम है, तो मुझे उस प्रॉब्लम का निजात करना है, तो दृढ़ निष्ठा से उसका काम होगा। लेकिन जब आप पार्षद के थ्रू चूज़ करते हो तो पार्षद का कितना दम है, कितनी ताकत है कि उसको आप काम करा सको, वो पार्षद पे डिपेंड करता है। चेयरमैन हो सकता है कि वो इग्नोर कर दे। अब चेयरमैन सपोज करो आज बोर्ड किसी पार्टी का बन गया और दूसरी पार्टी का पार्षद बन गया, तो हो सकता है वो उस लेवल में काम ना करा सके। लेकिन चेयरमैन किसी पार्टी का हो, अगर वो डायरेक्ट चुन के आता है तो आप ये मान के चलो उसको काम करना ही पड़ेगा, चाहे वहाँ पार्षद उनकी पार्टी का हो या ना हो। तो मेरा मानना यही है कि डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए। बाकी जो सरकार चाहेगी हम उस पर ही खरे उतरेंगे। और मैं आपके माध्यम से उनको भी ये कहूँगा, जो भी पार्षद चुन के आए या जो ना चुन के भी आए, जो जिसको लड़ने की भी इच्छा है, वो वार्ड पे ध्यान दे। आज अगर एक वार्ड के अंदर में 8 पार्षद है कि भी हम 8 पार्षद प्रतिनिधि हैं, हम लड़ेंगे, तो मैं तो ये कह रहा हूँ उस वार्ड का भाग्य है कि 8 आदमी उसको सही करने की सोच में हैं। तो ऐसा ना सोचे कि एक जीत गया तो हम 7 अपना भूल जाएं, अगली 5 साल के बाद देखें। सारे काम मिल के करिए। अल्टीमेट हमारा जो गोल है वो यही होना चाहिए कि वार्ड की समस्याओं को कैसे दूर करें और वार्ड को कैसे चमकाएं। बिल्कुल। आखिरी सवाल है मेरा, नाटा साहब आप भी पार्षद हैं, बहुत सारे वार्डों में हम गए, एक बहुत गंभीर समस्या देखने को मिली। जनता ये कहती है कि हमारे पार्षद महोदय बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, जब भी हम उनको अपनी समस्या बताते हैं तो वो समस्या को सुनकर चले आते हैं, अपने स्तर पर पूरे एफर्ट वो लगाते हैं। लेकिन बड़ा गंभीर विषय है, बहुत बड़ी विडंबना है, आम जनता ये कहती है कि हमारे पार्षद की चलती नहीं है। ये नहीं चलने की जो समस्या है ये कैसे पैदा होती है? क्योंकि आप भी पार्षद हैं, आपका अपना अनुभव है, क्यों जो है आम जनता को ऐसा लगता है कि उनके पार्षद की चलती नहीं है? जब जनता के काम नहीं हो पाएंगे तो लोग तो यही सोचेंगे कि हमारे पार्षद की चलती नहीं है। हमारे कैमरे पे बहुत लोगों ने ये बात कही है, तो आपका क्या अनुभव है? ये कैसे देखते हैं कि वार्ड पार्षद की चलती क्यों नहीं? कहाँ पर वो जो उसका जो स्तर है वो छोटा पड़ जाता है, क्या कारण है? देखिए, ऐसा मुझे तो फील नहीं हुआ, क्योंकि मेरी मैं वार्ड के छोड़ दो आप, मैं तो ये कह रहा हूँ वार्ड के अलावा भी मेरे पास बहुत से लोग आते थे जब उनको लगता था कि ये आदमी को अप्रोच करने से हल हमारा कुछ हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को ऐसा निराश किया हो, और ना मैं कहीं चेयरमैन साहब के पास जाता था या कमिश्नर साहब के पास जाता था या बीडा ऑफिस में या हाउसिंग बोर्ड में या रिको में, कहीं भी मैं गया हूँ तो मेरे को ऐसा नहीं लगा कि ये तो आपका वार्ड नहीं है। सरकार पूरी तरह, आप ये मान के चलो कि 100% इसमें है कि जनता की भलाई कैसे हो। ठीक है, कई परिस्थितियां हैं जो अनुकूल भी होती है, लेकिन धैर्य या पेशेंस जो है वो हमें रखना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि अब आप कौन से वार्ड में गए हो मुझे नहीं पता, तो उसकी कितनी पकड़ थी कितनी नहीं थी, उनके साथ क्या मजबूरियां थी, आगे तक वो गए नहीं गए, ये सब वही बता सकते हैं। लेकिन हाँ, जनता अगर कह रही है कि उनका काम नहीं हुआ तो उनको लगता है कि दोष एक ही पे देना चाहिए कि भी पार्षद, तो मेरा अनुमान है कि वो गलत है। आपको सारे पैरामीटर ही देखने चाहिए। उस पार्षद ने बेचारे ने अगर ने 100% प्रयास किए हैं तो हमें उसको भी ये देखना चाहिए कि उसके प्रयास है, उसको फिर मौका देना चाहिए, ताकि जो प्रयास अधूरे रह गए अगली बार अगर वो चुन के आ रहा है तो आदमी मजबूर हो जाएंगे, चाहे वो अधिकारी हो चाहे चेयरमैन हो, मजबूर हो जाएंगे कि भाई जनता इसको चाहती है और हम इसका अगर काम नहीं करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत का काम है, ये दोबारा चुन के भी आ गया। तो मेरा एक ही मानना है सबके कहने से कि भाई कभी भी निराश ना हो। आपका अगर पार्षद काम कर रहा है तो आप उसको ठोक बजा के उसको कहें हमारा पार्षद हमारा अभिमान है, और उसको जिताएं, दोबारा जिताएं। मैं ये नहीं कहता किस पार्टी का है कौन सी पार्टी का है, आप तो उस पर भरोसा करें और वो आपके भरोसा पे मेरा मानना 100% खरा उतरेगा। और मैं अपनी तरफ में ही बता रहा हूँ कि मेरे भी ऐसे बहुत से काम थे जो मेरे वार्ड के बाहर मैंने कमिश्नर साहब को या चेयरमैन साहब को कही है, उन्होंने कभी भी उप चेयरमैन को कही है, मंत्री जी को कही है, अपने बाबा जी को कही है। तो ऐसा कभी भी मुझे तो नहीं लगा कि हमारे माननीय मंत्री जी या हमारे जो आज तिजारा के
जनप्रतिनिधि है एमएलए हमारे बाबा बालकनाथ जी ने कभी हमारे को मना किया है कि भाई ऐसा आप इस जगह के नहीं हो। उनका सोच यही है, कोई भी लाए हमारी जगह की, हमारे क्षेत्र की उन्नति होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है 1-1.5 साल के अंदर में जो हमारा विज़न है मंत्री जी का, हमारे बाबा का विज़न है, आपको देखने को मिलेगा 1-1.5 साल में कि भिवाड़ी का नक्शा बदलेगा। चलते चलते एक सवाल और है। मैं अमित नाहटा जी की बात करूं तो क्या एक बार फिर से जनता के बीच में वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी के रूप में देखने को मिलेंगे? देखिए, ये तो जनता तय करती है। मैंने पिछली बार भी आपको यही कहा था कि मेरे अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं राजनेता हूँ या राजनीति करनी है। मुझे जनता ने खड़ा किया है, जनता ने जिताया है। अब जनता अगर कह रही है दोबारा खड़ा होना, तो जनता का मान सम्मान सर्वप्रिय है। मेरे लिए मेरी जनता, मेरे वार्ड मेरे लिए सर्वप्रिय। अगर वो कहेगी नहीं तो नहीं है, वो कहेगी हाँ तो हाँ। तो अभी फ़िलहाल तो जनता ने यही कह रखा है कि भी हमारे वार्ड से तो आप ही हो, तो हमें आगे बढ़ना है। बाकी जैसा आदेश पार्टी का आएगा, जैसा आदेश जनता का आएगा, वो माना जाएगा। तो पार्टी के लेवल पे बायोडाटा दिया है या इंडिपेंडेंट ही रहेंगे? नहीं, देखो जी, अभी तो ऐसा कोई आया नहीं है कि भी पार्टी के लेवल में हमारे को बायोडाटा देना है। पार्टी को भी अच्छी तरह पता है, पार्टी को सबको अच्छा पता है कि कौन एक्चुअल कार्यकर्ता है, कौन नहीं है, और कौन जीत सकता है और कौन जनता के बीच में है। ये सर्वे पार्टी ने अपने आप के लेवल में कराया ही होगा। तो पार्टी भी ऐसा नहीं है कि किसी और को दे के अपनी सीट को ये करेगी। तो मुझे भरोसा है, और जहाँ बायोडाटा देने की ज़रूरत आएगी वहाँ बायोडाटा भी देंगे। तो ये थे अमित नाहटा जी, जो निवर्तमान पार्षद हैं वार्ड नंबर 2 से। सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। उनके अपने एंगल से क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्या परिस्थिति होनी चाहिए, किस तरह का कार्य जो शैली है वो होना चाहिए, और कैसे काम कराए जा सकते हैं, और क्या उनके क्षेत्र के या क्षेत्राधिकार के जो काम हैं जो आम जनता के काम आ सकते हैं और उनके काम कराए जा सकते हैं। अगले किसी पार्षद के साथ, अगले किसी संभावित प्रत्याशी के साथ या सभापति के साथ संभावित जो हो सकते हैं, एक बार फिर से रिपोर्ट कार्ड के रूप में नगर परिषद को लेकर गंभीर मुद्दों पर फिर से एक बार बात करेंगे। फिर मुलाकात होगी। जब तक आप बने रहिए A1 इंडिया के साथ। नमस्कार।